नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आज 4 लेसन करवा दिए। चौथे लेसन की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे सर। एम जी को मैंने उपलब्ध दे दिए चौथे लेसन के भारतीय विदेशों के साथ संबंध। और आज हमारा टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली, पाठ नंबर 5। आप पढ़ चुके उसके बारे में, पाठ नंबर 5। उसके पीछे थोड़ा आपका अनुभव है उस पाठ चौथे के आधार पर। पाठ नंबर जो 5 है वो है कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली ये लेसन है आपका, 5वां लेसन है कांग्रेस प्रणाली। और आपको पता है कांग्रेस प्रणाली के चुनौतियां हमारे सामने, कांग्रेस प्रणाली की तो कांग्रेस 5वां लेसन था कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां। इसके आगे आपको लिख देंगे इसके सामने चुनौतियां क्या थी, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना ये 5वां लेसन है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, कांग्रेस की प्रणाली और चुनौतियां। तो इसके बारे में विशेष आपको ध्यान में रखना है कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से ये आई, आपको ध्यान में है कांग्रेस प्रणाली और इसकी चुनौतियां। तो ये लेसन दिमाग पर आधारित है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ था। आगे जैसे जैसे लेसन पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस ओ क्या थी, एक आपको तो इसमें शब्दावलियां कुछ आएगी, आपको ध्यान में है। तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है किंग मेकर। किंग मेकर, तो किंग मेकर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने में अपनी भूमिका अदा करें, उसको क्या कहते हैं, किंग मेकर। क्योंकि ये शब्दावली पूछी जा सकती है पॉलिटिकल साइंस में कि किंग मेकर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है किंग मेकर से तात्पर्य ऐसा है या इसका अभिप्राय यह है कि किंग मेकर का मतलब होता है प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री के रूप में अच्छी भूमिका अदा करें, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के मतलब अपनी योग्यता अर्जित करें और भूमिका अदा के रूप में करें, उसको किस नाम से जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है किंग मेकर के नाम से कौन हो गया, किंग मेकर के नाम से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में अपनी चमत्कारिक नेतृत्व करें, भूमिका अदा करें, उसको किस नाम से जानते हैं, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछेगा वो कि एक आपको ध्यान में रखा है कांग्रेस प्रणाली। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना ध्यान में रखनी, आपको पीछे कराया मैंने कांग्रेस की स्थापना। तो आपको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। एओ हुम इसके क्या थे, संस्थापक। तो आपको पता है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, एओ हुम थे। और आपको पता है इसका प्रतीक चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी। इसका पहले जो प्रतीक था वो था 2 बैलों की जोड़ी। और आज आपको पता है कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह क्या है, आज कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह आपको पता है हाथ का पंजा। तो कांग्रेस 1966 में जब इंदिरा गांधी आई थी तो कांग्रेस से और मोरारजी देसाई के टाइम में खेमे में 2 बंट गई थी, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। तो ये सारी चीजें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और एक आपको ध्यान में रखना है कि मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे वे कि कौन से राज्य में कांग्रेस थी और कौन से राज्य में गैर कांग्रेस थी। तो ये आप इसी लेसन से आपके संबंधित था। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, एक आपको समझना है प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स का मतलब है जो राजा महाराजाओं को जागीर दी जाती थी, उन जागीरों को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसी का नाम क्या था, प्रिवी पर्स। तो हम कहेंगे प्रिवी पर्स से, प्रिवी पर्स का तात्पर्य यह होता है कि राजा महाराजाओं को दी जाने वाली जो जागीरें होती थी उसको क्या कहा जाता था, प्रिवी पर्स कहा जाता था। तो आपको ध्यान में रखना है प्रिवी पर्स से तात्पर्य 24वें, यह भी ध्यान में रखना है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको पता है प्रिवी पर्स को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। तो आपको पता है प्रिवी पर्स राजा महाराजाओं को दी जाने वाले जो जागीरें होते थे उसको किस नाम से जानते थे, प्रिवी पर्स के नाम से जानते थे। तो प्रिवी पर्स का मतलब होता है कि राजा महाराजाओं को दी जाने वाले जो जागीरें होते थे उसको प्रिवी पर्स के नाम से जानते थे या प्रिवी पर्स कहते थे। और 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। एक आपको ध्यान में रखना है, इसमें आगे जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई इसके समय में कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस के सामने कई दिक्कतें आई थी, आपातकालीन शक्तियां भी इसी के समय में लागू हुई थी। 352 एक आपको ध्यान है कि 25 जून, ये मैंने आप बता दूं 352, आपको पता है 25 जून 1975 ईस्वी में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था।
आंतरिक आपातकाल क्या हुआ था, लागू। तो आपको पता है अनुच्छेद 352 के तहत यदि हम बात करें, अनुच्छेद 352 के तहत 25 जून 1975 में आंतरिक आपातकाल क्या हुआ था, लागू हुआ था। और ये पहली बार, अब आपको पता है आंतरिक पहली बार भारत में पहली बार लागू हुआ था, ये पहली बार। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि भारत में पहली बार आपातकाल 25 जून 1975 को लागू हुआ अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको पता है आंतरिक अशांति के आधार पर, अब ये जो है आंतरिक अशांति, इसके ऊपर आपको पता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक को हटा दिया और आपको पता है सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल, आपको पता है 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल के ऊपर लागू किया गया था पहली बार। और उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 25 जून 1975 को हुआ था। उस समय में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो ये तो टॉपिक आपको पता है शस्त्र विद्रोह से संबंधित था, इनके बारे में आपको विशेषतः ये ध्यान में रखना है कि आंतरिक शस्त्र विद्रोह क्या था, या इसके पहली बार भारत में ऐसा लागू हुआ था। और उस समय में राष्ट्रपति कौन था, ये प्रश्न पूछा जाता है। उस समय में राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय में फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति, ये ध्यान में रखना है। उस समय में राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लें तो अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार आपातकाल लागू हुआ, और आंतरिक अशांति के आधार पर। और 25 जून 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। और राष्ट्रपति आपको पता है फखरुद्दीन अली अहमद के उस समय भारत का राष्ट्रपति था जो आपातकाल लागू हुआ था। और 18 महीने, ये चीज आपको ध्यान में रखने हैं, 18 महीने सबसे अधिक आपातकाल लागू हुआ था, ये ध्यान में रखना है। सबसे अधिक आपातकाल 18 महीने लागू हुआ था, किसके समय में, इंदिरा गांधी के समय में। तो ये चीज भी आपको विशेषतः ध्यान में रखनी है कि 18 महीने, आज तक भारत में सबसे ज्यादा आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइम में लागू हुआ था। कितने महीने, 18 महीने। तो आपको पता है पहली बार 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के समय में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा शस्त्र विद्रोह, मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर शस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। और राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन। तो आपको ध्यान में रखना है फखरुद्दीन अली अहमद उस समय में क्या थे, राष्ट्रपति थे। अनुच्छेद 352 कितने महीने तक, 18 महीने तक आपातकाल लागू हुआ था। तो ये चीज आपको विशेषतः क्या करनी है, ध्यान में करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको विशेषतः टॉपिक आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो टॉपिक क्या आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री, हम जो पीछे पढ़े हैं। और अब इसमें विशेषतः आपको ध्यान में रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री थे। वैसे कार्यवाहक नहीं कह सकते, कार्यकाल था इसका। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे आपको पता है गुलजारी लाल नंदा। दूसरे कौन प्रधानमंत्री थे, गुलजारी लाल नंदा। और अब है आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे पहले अच्छा है लाल बहादुर शास्त्री, प्रश्न आ सकता है इसका, पीछे भी हमने पढ़ा। लाल बहादुर 1904-19 भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आपको यदि प्रश्न पूछ रहे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भागीदारी की थी। जब 1930 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उस समय में ये भाग लिया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री 1904-19 भारत में दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। उत्तर प्रदेश और मंत्रिमंडल में ये मंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश में आपको पता है ये मंत्रिमंडल में रहे थे। उत्तर प्रदेश के जब आपको पता है 1937 में जब आपको पता है प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे, उस समय में ये उत्तर प्रदेश में किस पद पर रहे थे, मंत्रिमंडल में रहे थे। ये चीज आपको ध्यान में समझनी है। तो 1904 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भागीदारी की थी और उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल मंत्री पद पर भी रहे थे और कांग्रेस पार्टी के ये महासचिव थे और इन्होंने अपना क्या संभाला, पदभार संभाला। तो आपको समझना है लाल बहादुर शास्त्री 1904-1966 भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्या की, भागीदारी की और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में ये क्या रहे, मंत्री रहे। ये भी ध्यान में रखना है। और कांग्रेस पार्टी के आपको पता है क्या रहे, ये महासचिव और इन्होंने पदभार संभाला। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है, कांग्रेस पार्टी के क्या थे, ये महासचिव थे और इन्होंने क्या संभाला, पदभार संभाला। 1951 और 56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको पता है जब प्रथम प्रधानमंत्री था नेहरू,
तो 1951-56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर ये रहे थे। समझ में ध्यान में रखने तो आपको ध्यान है, लाल बहादुर शास्त्री 1904 भारत के दूसरे ये प्रधानमंत्री थे और 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने क्या की, भागीदारी की और उत्तर प्रदेश में क्या रहे, मंत्रिमंडल में रहे और कांग्रेस पार्टी के क्या थे, महासचिव थे और पदभार संभाला इन्होंने। 1951-56 तक इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर क्या किया था, कार्य किया था। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो आपको पता इसी दौरान रेल दुर्घटना हुई थी, उस समय में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और 1957-64 के बीच में मंत्री पद पर रहे थे और आपने जय जवान जय किसान, ये मैं आपको पीछे दे भी चुका हूं कि उन्होंने जय जवान जय किसान का मशहूर क्या दिया था, नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। तो ये इन्होंने अपना मशहूर क्या दिया था, नारा दिया था। तो आपको पता है, ये तो हमने समझ ली कि 1904-1900 तो जय जवान जय किसान का इन्होंने, जय जवान जय किसान का इन्होंने क्या दिया, नारा। तो ये तो कौन सा था, लाल बहादुर शास्त्री। ये इंदिरा गांधी, तो आपको मैंने पीछे भी किया कि इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अब इसमें प्रश्न आएंगे, देखो बहुत शानदार। इंदिरा गांधी 1917 में इसका क्या हुआ था, जन्म, और 31 अक्टूबर 1984 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की क्या रही थी, प्रधानमंत्री रही थी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या की थी, भागीदारी की थी। तो आपको ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी 1917-1984, 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाई और 1958 में कांग्रेस की ये क्या रही थी, अध्यक्ष रही थी। 1958 में जब कांग्रेस के पद पर क्या रही थी, 58 जब भारत आज़ाद हो गया था, आज़ादी के बाद में 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी इंदिरा गांधी और 1964-66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रही थी। जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस समय में इंदिरा गांधी आपको पता है केंद्रीय मंत्री के पद पर रही थी। 1967 और 1971 और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में क्या बनाया था, विजय बनाया था। इन्होंने अपने नेतृत्व में क्या बनाया, विजय। गरीबी हटाओ का मैंने आपको पीछे भी दिया, 1971 में इन्होंने गरीबी हटाओ का क्या दिया था, नारा दिया था। तो 1971 में इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवी पर्स की समाप्ति, इन्होंने प्रिवी पर्स को समाप्त किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आणविक परीक्षण और पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए और जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, 31 अक्टूबर 1984 में उनकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो आपको सबसे ये ध्यान में रखना है, जो प्रिवी पर्स नाम लिया, प्रिवी पर्स तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। समझ आ गई। तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि इंदिरा गांधी 1917-1984, 1966 से 1977 तक तथा 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने क्या निभाई, भागीदारी निभाई और 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष के पद पर रही थी ये और 1964-66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में किस पद पर रही थी, केंद्रीय मंत्री के परिषद पर रही थी। केंद्रीय मंत्री परिषद में ये क्या रही थी, सदस्य रही थी। तो 1964-66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही थी और 1967 और 1971-80 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना नेतृत्व में विजय बनाई, गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया। 1971 में युद्ध का जीत, आपको पता है 1971 में हमने आपको पता है भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था और इसी के बाद में आपको पता है इंदिरा गांधी के समय में एक और मैं बताया आपको याद है तो 3 जुलाई 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो
जुल्फिकार भुट्टो के बीच में क्या हुआ था, आपको पता समझौता हुआ था। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा पृथ्वी पर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 1971 में भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें आपको पता है भारत जीता। 3 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में एक समझौता हुआ, उस समझौते का नाम था शिमला समझौता। क्या था, शिमला समझौता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कौन सा समझौता था, शिमला समझौता। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया शिमला समझौता। तो आपको इस चीज को भी शिमला समझौता आपको दिख रहा है, शिमला समझौता। तो ये चीज तो हुई। तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा पृथ्वी पर को समाप्त कर दिया गया। 1971 में भारत और पाक के बीच में एक समझौता हुआ, युद्ध हुआ भारत और पाक के बीच में। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो, ये जुल्फिकार भुट्टो हैं, इसके बीच में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाक के बीच में। एक चीज और ध्यान में रखनी, इतना ही नहीं, 14 बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण कराया। ये आगे देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इन्होंने कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। और फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया, 14 6 20 बैंकों का इन्होंने क्या करवाया, राष्ट्रीयकरण करवाया। तो इंदिरा गांधी 1917 से 1984, 1966 से 1977 तक, फिर 1980 से 1984 तक भारत की क्या रही थी, प्रधानमंत्री रही थी। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्या की, भागीदारी की। 1998 कांग्रेस की पद पर क्या रही, अध्यक्ष रही। और 1964 और 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही थी ये। और 1967-71 में 80 के आम चुनाव में, आपको पता है 4 आम चुनाव याद रखने हैं। पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में, दूसरा 57 में, तीसरा 62 में, और चौथा 1967 में। ये 4 आम चुनाव याद रखना है। और चारों आम चुनाव में कांग्रेस का क्या रहा था, प्रभुत्व रहा था। चारों आम चुनाव में कांग्रेस का क्या रहा, प्रभुत्व है। तो 1952 में पहला, दूसरा 57 में, तीसरा 62 में, चौथा 67 में। तो आपको ध्यान है 26वें संविधान संशोधन द्वारा पृथ्वी पर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 1971 में भारत और पाक के बीच में एक समझौता हुआ। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में, जिसे शिमला समझौता कहते हैं, पृथ्वी पर 26वें संविधान संशोधन के द्वारा पृथ्वी पर को समाप्त कर दिया। और 14 बैंकों का और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और 20 सूत्रीय, ये भी ध्यान में रखना है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था, इसके बारे में यह भी ध्यान में रखना है। तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा पृथ्वी पर को समाप्त कर दिया गया। 1971 में भारत और पाक के बीच में एक समझौता हुआ। 1971 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ। और 1952 4 आम चुनाव हुए, 52, 67, 62 और 67। और आणविक परीक्षण, ये भी ध्यान में रखना, आणविक परीक्षण, आणविक परीक्षण का मतलब होता है 1974 में परमाणु परीक्षण। 1974 में क्या हुआ था, 1974 ईस्वी में परमाणु परीक्षण। 1974 में क्या हुआ, परमाणु परीक्षण। तो ये तो आपको थोड़ा विशेषता क्या रखना है, ध्यान में। पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए, तो आपको पता है संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 48A में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की क्या है, रक्षा है, 48A में। तो ये चीज आपको विशेषता क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। ये है सी नटराज अन्नादुरई। ये भी कांग्रेस के, गांधी जी के अनुयायी थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। तो इन नेता के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, सी नटराजन या सी नटराज अन्नादुरई। इसके बारे में विशेषता आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो देखिए सी नटराज अन्नादुरई 1909-1969, 1967 में आपको पता है 1967 के मद्रास से तमिलनाडु मुख्यमंत्री भी रहे, चर्चित पत्रकार भी, लेखक थे। आपको पता है सी नटराजन अन्नादुरई चर्चित पत्रकार भी थे, वक्ता भी थे। मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी, ये ध्यान में रखना है, मद्रास में जस्टिस पार्टी से सहमत थे। 1954 में द्रविड़ कसगम, 1934 में द्रविड़ कसगम में शामिल हुए थे। और 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कसगम का बतौर राजनीतिक पार्टी का गठन किया। द्रविड़ संस्कृति के समर्थक थे, हिंदी का विरोध एवं हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व है, और राज्यों की व्यापक स्वायत्ता के क्या थे, समर्थक। तो इस चीज को आपको बना सी नटराजन अन्नादुरई। तो 1909-1969, 1967 के, आपको पता है 1967 के चर्चित, 1967 के मद्रास में तमिलनाडु के ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, चर्चित पत्रकार भी थे और लेखक और वक्ता भी थे, लेखक भी थे, राइटर। मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से ये विरोध करते थे कि मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, न्यायवादी पार्टी, तो जस्टिस पार्टी से संबंध रखते थे। और बाद में द्रविड़ कसगम, 1934 में द्रविड़ कसगम की उन्होंने क्या की, स्थापना की।
और 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कसगम, द्रविड़ मुनेत्र और द्रविड़ कसगम दोनों का आगे क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तो 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कसगम का बतौर राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ और द्रविड़ संस्कृति के समर्थक रहे थे ये, और हिंदी का इन्होंने क्या किया, विरोध किया, और हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने, और राज्यों की व्यापक स्वायत्ता के क्या थे, ये समर्थक थे। तो ये आपको सी नटराजन के बारे में जानना है। उसके बाद में देखिए राम मनोहर लोहिया, ये बहुत शानदार, राम मनोहर लोहिया भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित था, गैर कांग्रेसवाद शब्द भी दिया था इन्होंने, ये भी ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गैर कांग्रेसवाद शब्द, गैर कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद थे ये जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया, बहुत ये भी राजनीतिक पार्टी से या राजनेता थे, राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया 1910 में जन्म हुआ, 1967 में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु। समाजवादी नेता थे। मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, याद है तो आप बताना, बताओगे कमेंट में, समाजवादी पार्टी, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए ना। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि गैर कांग्रेसवाद शब्द किसने दिया, राम मनोहर लोहिया ने दिया, समाजवादी पार्टी के आचार्य नरेंद्र देव, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1934। इसकी स्थापना कब हुई, 1934, इसकी स्थापना हुई थी 1934। तो आपको पता है गैर कांग्रेसवाद शब्द दिया, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे कौन, आचार्य नरेंद्र देव, स्थापना हुई 1934। कहाँ हुई, बम्बई में हुई, ये भी ध्यान में रखना आपको, बम्बई में हुई। तो ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया का भी ये समाजवादी पार्टी के नेता थे, ठीक है, या उसके बाद में आगे चलते हैं हम। तो फिर देखिए आप, राम मनोहर लोहिया 1910 से 1960 समाजवादी नेता एवं विचारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के क्या रहे, ये नेता रहे। तो आपको पता है 1910 में इसका जन्म हुआ, 1967 में इसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। तो इस चीज़ को आपको विशेषतः समझना है। तो राम मनोहर लोहिया 1910 से 1967 समाजवादी नेता के विचारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्या रहे, ये सदस्य रहे। मूल पार्टी में विभाजन के बाद, मूल पार्टी में ये क्या रहे थे, विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन कर लिया, बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बन गए दोनों के, एक तो समाजवादी पार्टी, एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, दोनों का संयुक्त गठबंधन हो गया। 1963 से 1967 तक लोकसभा के सांसद रहे। तो 1963 से 1967 तक लोकसभा के क्या रहे थे, ये सांसद रहे थे, और मेन काइंड एवं जन के क्या थे, ये संस्थापक थे। तो 1963 से 1967 तक लोकसभा के क्या रहे, ये सांसद रहे, मेन काइंड जन के संस्थापक संपादक रहे, और गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक क्या था, इनका योगदान था। विचारधारा का संयोजन, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे, पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ क्या खोला, मोर्चा खोला था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1910 राम मनोहर लोहिया 1910 से 1967 समाजवादी एवं विचारक थे, समाजवादी नेता थे, ये हमने पीछे पढ़ लिया। स्वतंत्रता सेनानी थे, इस चीज़ को भी आपको समझना है कि स्वतंत्रता सेनानी वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्या रहे, सदस्य रहे। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के क्या रहे, नेता रहे। 1963 से 1967 तक लोकसभा के क्या रहे, सांसद रहे। तो 1963 से 1967 तक लोकसभा के क्या रहे, सांसद। मेन काइंड एवं जन के क्या थे, ये संस्थापक संपादक भी थे, और गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान था। इनका सबसे बड़ा योगदान था कि गैर यूरोपीय जो थे, गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान, विचारधारा का संयोजन था, और गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। गैर कांग्रेसवाद के ये क्या थे, रणनीतिकार थे। पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत की इन्होंने, कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण की क्या की, वकालत की, और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ इन्होंने क्या खोला, मोर्चा खोला। तो ये तो हुआ आपका कौन सा, राम मनोहर लोहिया। तो आपको सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद शब्द ये भी ध्यान में रखना है, आपको इन चीज़ों को विशेषतः ध्यान में रखना है। अब देखिए ये मानचित्र है,
आपको पता है विधानसभा 1967 का चुनाव हुआ था जो चौथा, 1967 के विधायक चुनाव में बहुमत मिला कांग्रेस को, 1997 के विधानसभा चुनाव में बहुमत। अब आपको ये ध्यान में देखो, राजस्थान यदि मैं बात करूं इसकी, देखो राजस्थान और पंजाब, उत्तर प्रदेश, या कौन सी सरकार थी, यहाँ पर गैर कांग्रेसवाद थी। क्या थी? गैर कांग्रेसवाद, या गैर कांग्रेसवाद का शासन नहीं था। जो रेड कलर का है या गैर कांग्रेस, आपको पता है ये चीज ध्यान में रखनी है, ये गैर कांग्रेसवाद राज्य है। आपको सीधा सा उठा लेना मानचित्र से प्रश्न कि गैर कांग्रेसवाद राज्य बताइए। तो गैर कांग्रेसवाद देखो राजस्थान, ये मानचित्र से पूछ सकता है। 1967 के आपको ऊपर दे रखा है मानचित्र, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापना, ये पाठ का नाम। विधानसभा में चुनाव में 1967 में राजस्थान में आपको पता है गैर कांग्रेस, पंजाब में गैर कांग्रेस, ये गैर कांग्रेसवादी राज्य है, गैर कांग्रेसवादी। तो गैर कांग्रेसवादी 67 की बात है, गैर कांग्रेसवादी राज्य, गैर कांग्रेसवादी राज्य। पहला कौन सा? राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछेगा वो पंजाब, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद में आपसे क्या पूछेगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। फिर आपको पता है बिहार, बिहार। ये सारे क्या थे? गैर कांग्रेसवादी। रेड कलर के हैं ये सारे गैर कांग्रेसवादी राज्य। यहाँ पर गैर कांग्रेसवाद थी, मतलब कांग्रेस नहीं थी। तो आपसे मानचित्र में पूछेगा कि 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसवादी राज्यों के नाम बताइए। दो कोई राज्य पूछ सकता है आपको, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये कौन से राज्य हैं? गैर कांग्रेसी राज्य है। कौन से हैं? गैर कांग्रेसवादी राज्य। उसके बाद में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा 1967 में कांग्रेस वाले राज्य बताइए। जो आपको पता है ये दे रखा है, ये कौन सा? पीला कलर। तो पीला कलर जो है वहां पर कौन सी सरकार थी? अब आपको ध्यान में रखना है 1967 में कांग्रेस वाले राज्य, कांग्रेस वाले राज्य। तो आपको पता 1967 में कांग्रेस वाले राज्य, तो कांग्रेस कहाँ कहाँ बनी? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर, ये या असम, जम्मू कश्मीर। तो आपको 3 पूछेगा मानचित्र में, क्योंकि ये प्रश्न मानचित्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1967 में कौन कौन से 2-3 राज्य? एक तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात, एक कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? असम। चौथा कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। भाई कोई मानचित्र बड़ा तो पूछेगा नहीं, भाई आपसे वो प्रश्न उठा लेगा कि 4 राज्यों को या 2 राज्यों को 1967 में कांग्रेस वाले राज्य बताइए, कांग्रेस वाले राज्य बताइए। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1967 में कांग्रेस वाले राज्य कौन कौन से? 1967 में कांग्रेस कौन कौन से राज्यों में बनी? तो सबसे पहले गुजरात में बनी, दूसरी महाराष्ट्र में, तीसरी असम में, चौथी जम्मू कश्मीर में। इन राज्यों में कांग्रेस ने क्या किया? शासन किया। तो ये चीज आपको ध्यान में, 1967 में कांग्रेस वाले राज्य, 1967 में पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा असम, चौथा जम्मू कश्मीर। ये सारे कांग्रेस वाले क्या है? राज्य। तो आपको ध्यान में रखना है 1967 में कांग्रेस वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, जम्मू कश्मीर, ये सारे 1967 में कांग्रेस वाले क्या है? राज्य है। उसके बाद में आपसे वो प्रश्न क्या उठाएगा? उसके बाद में वो प्रश्न उठाएगा, देखिए। तो ये तो मानचित्र का प्रश्न हो गया। उसके बाद में आपसे और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ से यदि इन फोटों को यदि आपने ध्यान में देखा, तो अब आपसे वो प्रश्न और पूछ लेगा कि यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछ ले। मान लो जैसे 1975 वाला मैंने बताया, किंग मेकर वाला बताया, या और प्रश्न पूछें कि कांग्रेस, तो इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस के कामराजन ने भी सरकार बनाई थी अलग से। अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि गैर कांग्रेसवाद या किंग मेकर, तो आपको पता है गैर कांग्रेसवाद किसने दिया? ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रश्न छोटे इस तरह से बनाएंगे, गैर कांग्रेसवाद। तो गैर कांग्रेसवाद नाम देने वाला कौन था? राम मनोहर लोहिया। या जनमहाकांड में मैंने बताया, तो जनमहाकांड हमने पढ़ा पीछे। तो ये सारी चीजें अभी इसके बारे में जो हमने चर्चा की, तो अब मैं बेक जाऊँ, आपको सारी चर्चा समझ में आ जाएगी। ये देखिए आप,
तो इनके बारे में हमने पढ़ा कि प्रांतीय 1937 के प्रांतीय चुनाव में जो हुए, तो ये सारी चीजें क्या है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा पहले। ये सारी देखिए 1967 में जो चुनाव हुआ, 1937 में जो चुनाव हुआ, वहां पर लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी क्या बनाई, सरकार बनाई, और उत्तर प्रदेश में मंत्री के पद पर रहे। ये चीज भी आपको विशेषता क्या करनी है, समझनी है। तो ये मैंने आपको वापस थोड़ा लाल बहादुर 1904-1966 भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पीछे चर्चा की कि 1967 में ये मतलब 1967 के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्या उठाई, भागीदारी उठाई, और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में क्या रहे, मंत्री। तो इस चीज को भी आपको समझना है कि 1904-19 भारत के दूसरे क्या थे, ये प्रधानमंत्री। 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्या की, भागीदारी की, और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में ये मंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव पदभार संभाला इन्होंने। कांग्रेस पार्टी के क्या रहे, महासचिव, या कांग्रेस पार्टी के महासचिव का उन्होंने क्या संभाला, पदभार। तो लाल बहादुर शास्त्री 1904-1966 भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने क्या उठाई, भागीदारी निभाई, और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में ये क्या रहे, मंत्री भी रहे। कांग्रेस पार्टी के क्या रहे, महासचिव के ऊपर में कार्य किया, आपको ये भी पता है, कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में पदभार संभाला। 1951-56 में जब आपको पता है नेहरू की सरकार थी, तो 1951-56 में नेहरू की सरकार में भी इन्होंने किसका कार्य किया, मंत्रिमंडल के पद पर भी ये कार्य किया। जब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मंत्री पद पर थे। और इसी दौरान रेल दुर्घटना, आपको बताइए, ये भी ध्यान में रखना है, जब भारत में रेल दुर्घटना हुई थी पहली बार, तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो इस चीज को भी इस दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और 1957 और 64 के बीच में मंत्री पद पर भी रहे, और उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का इन्होंने मशहूर क्या दिया, नारा। तो इस चीज को आपको ध्यान में, लाल बहादुर शास्त्री 1904-1966 भारत के दूसरे क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, और 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की, और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के क्या रहे, ये मंत्री पद पर रहे। कांग्रेस पार्टी के क्या रहे, ये महासचिव रहे, और 1951-56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्होंने मंत्री पद के रूप में कार्य किया। और इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से क्या दिया, इस्तीफा दिया। 1957-64 के बीच में मंत्री पद पर रहे, और जय जवान जय किसान का इन्होंने क्या दिया, नारा। उसके बाद में यदि बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की मैंने पीछे बैक फोटो ली थी, इसकी तस्वीर आपके सामने है, इसकी फोटोकॉपी इस तरह से आप आराम से खींच सकते हो। तो सबसे बड़ी बात, तस्वीर या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इंदिरा गांधी 1917 में पैदा हुई थी। 1984 में 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की क्या हो गई थी, मृत्यु। तो 1966 से 1977 तक, और फिर 1980 से 1984 तक भारत की क्या रही, प्रधानमंत्री रही। ये ध्यान में रखने, कितनी बार प्रधानमंत्री रही, 2 बार प्रधानमंत्री रही, ये भी समझना है। तो 1966 से 1977 तक, फिर 1980 से 1984 तक भारत की क्या रही, प्रधानमंत्री। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाई, और 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष, और 1964 और 66 में शास्त्री, जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही। और 1967, 71 और 80 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेतृत्व में क्या बनाई, मतलब जो प्रथम जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व 80, 67, 71, 80, उन कांग्रेस ने अपने पार्टी का नेतृत्व चुनाव संभाला, कार्य किया। तो इस चीज को भी समझना है। तो 1966 से 1977 तक कांग्रेस, फिर 1980-1984 भारत के प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता में आंदोलन में भागीदारी निभाई, और 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष, और 1964 और 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में, लाल बहादुर शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर थी ये। और 1967, 71, 80 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में क्या बनाया, विजय बनाया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय, 1971 का जब मतलब बांग्लादेश अलग हो रहा था, और 1971 के जब चुनाव जीत विजय प्राप्त हुई, तो इंदिरा गांधी के टाइम में, तो 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय, और पृथ्वी पर्स को उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो मैंने पृथ्वी पर्स 26वें संविधान संशोधन द्वारा पृथ्वी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते का नाम शिमला था, और ये हो गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया पहले, और उसके बाद में 7 बैंकों का उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। कुल मिलाकर कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 20 बैंकों का। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ पहले तो 1949 में,
और उसके बाद में 1980 में कुल मिलाकर 6 बैंक 14 6 20 बैंकों का इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। आणविक परीक्षण 1974 में इन्होंने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, जैसलमेर में। तो इसके समय में आपको पता है परमाणु क्या हुआ था, परीक्षण हुआ था, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए, अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण के इन्होंने क्या उठाए कदम। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, ये पुत्री थी। और 31 अक्टूबर 1984 के दिन आपको पता है इसकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में यदि आपसे प्रश्न पूछे सी नटराजन, तो सी नटराजन अन्नादुरई 1967 के मद्रास मतलब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने क्या किया, कार्य किया। और चर्चित पत्रकार थे, लेखक भी थे, वक्ता भी थे। और मद्रास राज्य के जस्टिस पार्टी से इन्होंने क्या किया, संबंध थे जस्टिस पार्टी से। और बाद में द्रविड़ कसकम 1934 में द्रविड़ कसकम के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पार्टी 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कसकम का बतौर राजनीतिक पार्टी का गठन किया। और द्रविड़ संस्कृति के समर्थक और हिंदी का विरोध और हिंदी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व और राज्यों की व्यापक स्वायत्ता के इन्होंने क्या किया, समर्थक। तो सी नटराजन अन्नादुरई था, ये अन्नादुरई का कार्य था। और बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।